लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव पर रोशनी डाली गई है। लेख बताता है कि अमेरिका ने ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के नाम पर अपने युद्धपोत वेनेजुएला के पानी तक भेज दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को ट्रैफिकिंग में शामिल होने और बड़े ड्रग कार्टेल्स से हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन तक कर दिया है। इसके जवाब में मादुरो ने कहा है, कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला की धरती को छू नहीं सकता। सरकार ने 15,000 सैनिक कोलंबिया सीमा पर तैनात करने का ऐलान किया है और दावा किया कि वो खुद ड्रग्स माफियाओं से लड़ रहे हैं। लेख ये भी दिखाता है कि अमेरिका इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों में इस पर अलग अलग राय है। मैक्सिको ने अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया है, तो वहीं कुछ देश मादुरो की सरकार को ड्रग कार्टेल से जुड़ा मानते हैं। वेनेजुएला के विपक्षी नेता भी बटे हुए हैं। कुछ अमेरिका के कदम का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे देश की संप्रभुता पर हमला मानते हैं। संक्षेप में पूरा मामला सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका की सामरिक ताकत और वेनेजुएला की संप्रभुता के बीच टकराव भी साफ झलकता है। लेख यही सवाल उठाता है, ये लड़ाई असली में कार्टेल्स के खिलाफ है या फिर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का हिस्सा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में मार्टिन ग्रिफ्स लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन जश्न से ज्यादा चिंता का माहौल है। वजह यह है कि दुनिया आज कई बड़े संकटों से जूझ रही है। यूक्रेन, फिलिस्तीन, सूडान जैसे युद्धग्रस्त हालात में यूएन मौजूद तो है, लेकिन निर्णायक भूमिका से दूर होता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि यूएन का असली संकट पैसे की कमी से ज्यादा हिम्मत की कमी है। कभी ये संस्था शांति कराने और बातचीत की मेज सजाने का काम करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ मानवीय मदद देने तक सीमित रह गई है। यानी बीमारियों की जड़ पर वार करने की बजाय लक्षणों का इलाज भर कर रही है। मार्टिन अपने अनुभव से बताते हैं कि यूएन के पास अब भी वो ताकत है जिससे वो बड़े समझौते हो सकते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ, तो उसमें यूएन की भूमिका ही निर्णायक रही थी। ये दिखाता है कि अगर यूएन नेतृत्व साहस दिखाए, जोखिम उठाए और देशों को आमने सामने बिठाए, तो शांति की राह निकल सकती है। लेकिन समस्या ये है, ये संस्था के भीतर सावधानी और हिचकिचाहट की संस्कृति घर कर गई है। यूएन आज खुद को बेमानी बना रहा है, जबकि दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मार्टिन कहते हैं कि यूएन को फिर से साहस, ऊर्जा और स्पष्ट विजन के साथ खड़ा होना होगा। सुधारों की बातें तो हो रही हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है कि यूएन अपने मूल मकसद यानी शांति स्थापित करने को कैसे जीवित रखे। सीधी बात यह है कि यूएन की सबसे बड़ी गलती होगी कुछ ना करना। अगर ये संस्था खुद को प्रासंगिक और मजबूत नहीं बनाएगी, तो आने वाले सालों में इसका जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में गूगल पर चल रहे एंटी ट्रस्ट केस पर बात की गई है। अदालत अब ये तय करने वाली है कि गूगल पर क्या कार्रवाई हो। क्या उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, जैसे क्रोम ब्राउजर बेचने का आदेश, या फिर से उसे मजबूर किया जाएगा कि वो अपना कीमती डेटा दूसरों के साथ साझा करे। लेख का मानना है कि मामला सिर्फ गूगल के सर्च इंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि असली मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। अभी तक गूगल अपनी ताकत और पैसे से छोटे खिलाड़ियों को दबाता रहा है, लेकिन कोर्ट की नजर रहने से हालात बदले हैं। उदाहरण के तौर पर एप्पल ने अपने आईफोन में गूगल की चैटबॉट जेमिनी की बजाय चैट जीपीटी को चुना। यानी गूगल अब आसानी से अरबों डॉलर खर्च करके बाजार पर कब्जा नहीं कर पा रहा। लेख समझाता है कि गूगल के पास सबसे बड़ी ताकत उसका क्रोम ब्राउजर है, जो करोड़ों यूजर्स का डेटा है।
यही डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत है। अगर कोर्ट ने डेटा दूसरों के लिए खोलने का आदेश दिया तो छोटे स्टार्टअप भी गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। इतिहास बताता है कि ऐसी कार्रवाई नई इंडस्ट्रीज को जन्म देती है। एटी&टी पर कार्रवाई से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट पर रोक से इंटरनेट कंपनियों का रास्ता खुला। अब देखना यह है कि गूगल पर होने वाली कार्रवाई से नई पीढ़ी की एआई कंपनियों को क्या मौके मिलते हैं। यानी लेख का साफ कहना है, ये फैसला सिर्फ गूगल की सजा का मामला नहीं, बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी जगत के लिए नया रास्ता खोल सकता है। द वायर में प्रकाशित लेख में चेतावनी दी गई है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नागरिक की पहचान और अस्तित्व सिर्फ उसके शरीर से नहीं बल्कि डेटा से तय हो रहा है। नाम, आधार, बैंक खाता, मोबाइल लोकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, चेहरा और उंगलियों के निशान, ये सब मिलकर एक डिजिटल अवतार बनाते हैं जो सरकारों और कंपनियों के कब्जे में है। लेख कहता है कि पहले तक पहचान भौतिक दस्तावेजों से होती थी, लेकिन अब डेटा और बायोमेट्रिक पर निर्भरता बढ़ने से खतरा भी गहरा गया है। अगर डेटाबेस से आपका रिकॉर्ड मिटा दिया जाए तो आप कानूनी रूप से गायब हो सकते हैं। वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटना इसका एक उदाहरण है। फेशियल रिकॉग्निशन और मोबाइल ट्रैकिंग से सरकार और कंपनियां नागरिक की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। आप कहां गए, किससे मिले, किस रैली में शामिल हुए, ये निगरानी अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक को संभावित संदिग्ध बना रही है। लेख चेताता है ये डेटा सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। चुनावों पर असर डालने तक की संभावना है। डेटा मिटाने या बदलने का खतरा और भी बड़ा है। पेंशन, मेडिकल हिस्ट्री, बैंक खाता, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सब एक क्लिक से गायब हो सकते हैं। भारत में फेशियल रिकॉग्निशन और ड्रोन निगरानी तेजी से फैल रही है। 2025 में आने वाला नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आधार, पासपोर्ट, अपराध रिकॉर्ड और सीसीटीवी को जोड़कर हर नागरिक की रियल टाइम प्रोफाइल बना सकता है। चीन और रूस जैसे देशों के उदाहरण बताते हैं ये सिस्टम नागरिकों की आजादी को सीमित करने का औजार बन सकता है। लेख का मुख्य संदेश है कि अगर डेटा का मालिकाना हक नागरिकों के पास नहीं हुआ, अगर पारदर्शी कानून और स्वतंत्र न्यायिक निगरानी नहीं बनी, तो सत्ता डिजिटल डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ेगी। हमारी आजादी सिर्फ डेटाबेस में दर्ज रह जाएगी और एक क्लिक से मिटाई जा सकेगी। सीधा सवाल यही है, क्या हम डेटा के जरिए नियंत्रित होने वाले समाज में जीना चाहते हैं या नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अभी कदम उठाएंगे? दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित लेख में अमेरिका में रह रहे पंजाबी ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलों को उजागर किया गया है। लेख बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका में विदेशियों, खासकर भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेदी रवैया तेजी से बढ़ा है। कभी अवैध आवर्जन का आरोप लगाकर कामगारों को अपमानित किया गया, तो कभी आईटी सेक्टर में भारतीयों को निशाना बनाया गया। अब निशाने पर आ गए हैं पंजाब से अमेरिका गए करीब 1.5 लाख ट्रक ड्राइवर। लेख कहता है कि हाल ही में फ्लोरिडा में एक भारतीय ड्राइवर से हुई सड़क दुर्घटना को बहाना बनाकर विदेशी चालकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वर्क वीजा और लाइसेंस रोक दिए गए हैं। इसका सीधा असर उन पंजाबी नौजवानों पर पड़ा है जिनकी रोजी रोटी अमेरिकी ट्रकों से जुड़ी है। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा को जरूरी शर्त बनाकर कई ड्राइवरों के लाइसेंस तक निलंबित कर दिए गए। लेख इस रवैये की आलोचना करते हुए कहता है ये नजरअंदाज किया जा रहा है कि इन मेहनती पंजाबी गबरुओं ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। असलियत ये है कि अमेरिकी नागरिक ना तो इतनी मेहनत करना चाहते हैं और ना ही उतने कम मेहनताने में ट्रक चलाने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रवासी भारतीयों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेख का संदेश साफ है, अमेरिका फर्स्ट की आड़ में नस्ल भेदी नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिससे वहां रह रहे भारतीयों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। भारत सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाए ताकि हजारों परिवारों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। लेख कहना चाहता है अमेरिका में पंजाबी ड्राइवर सिर्फ ट्रक नहीं चला रहे बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हैं। उन्हें हटाना आसान नहीं होगा, मगर फिलहाल उनकी जिंदगी और रोजगार पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए
सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।